मेरे दादाजी रोज रात को गार्डन में जाते और जमीन खोदकर एक लाल पोटली निकालते। उस पोटली को अपने कमरे में ले जाते और थोड़ी ही देर बाद उनके कमरे से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती। आखिर उस पोटली में क्या होता है, इसी बात को जानने के लिए एक दिन मैं अपने दादाजी के कमरे में छुपकर बैठ गया। फिर जो मैंने देखा उसे देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैंने देखा कि दादाजी उस पोटली से। दोस्तों, मेरा नाम रोहित है। 12वीं कक्षा पास करने के बाद अब मुझे देहरादून कॉलेज के लिए भेजा जा रहा था। पापा ने साफ बोल दिया था कि हॉस्टल में रहकर ही ग्रेजुएशन करनी होगी। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं अपने घर से दूर जाऊं, लेकिन आखिर पापा के फैसले को कौन टाल सकता था। खैर, मैंने देहरादून जाने की तैयारियां शुरू कर दी। एक दिन मैं अपने दादाजी के पास बैठा था। तभी मैंने उनसे कहा कि आपका मेरे बिना मन लग जाएगा क्या? तभी दादाजी कहने लगे कि बेटा, मन तो नहीं लगेगा, लेकिन अभी कोई और चारा भी नहीं है। अगर पढ़ लिख कर कुछ बड़ा आदमी बनना है तो दूर तो रहना ही पड़ेगा। मेरी इस उम्मीद पर भी पानी फिर चुका था। दरअसल मैं ये सोचकर दादाजी के पास गया था कि शायद वो मुझे जाने से रोक लेंगे, लेकिन दादाजी ने भी पापा की तरह ज्ञान ही दिया मुझे। खैर, आज मुझे देहरादून के लिए निकलना था। तभी माँ भी रसोई में सुबह से पकवान बनाने में लगी थी और पापा भी बैंक गए हुए थे पैसे निकलवाने। तभी दादाजी मेरे पास आए और मेरे हाथ में कुछ पैसे थमाते हुए कहने लगे कि मन लगाकर अच्छे से पढ़ाई करना, और कभी कुछ खाने का मन करे तो इन पैसों से खरीद कर खा लेना। मेरी आंखें भर आईं कि दादाजी ने अपनी जमा पूंजी से मुझे पैसे दिए। खैर, समय निकलता गया और मैं देहरादून आकर उसी के रंग रूप में रंग गया। यहाँ मुझे हर तरह के इंसान देखने को मिले, जो कुछ तो अपने जीवन में कुछ बनने के प्रयास में थे, जबकि कुछ नशे में गिरकर अपने जीवन को बर्बादी की ओर ले जा रहे थे। खैर, मुझे उन लोगों से क्या मतलब था। मुझे तो अपनी पढ़ाई कर वापस अपने गांव जाना था, ताकि अपने माँ बाप और दादाजी के साथ फिर से वही खुशहाल भरी जिंदगी जी सकूं। खैर, शुरू शुरू में लखनऊ आया तो मुझे रहने और खाने पीने में बहुत दिक्कत लगी, क्योंकि माँ के हाथ का खाना यहाँ पर नहीं मिलने वाला था और मेरे दोस्त भी नहीं थे यहाँ पर। इसलिए अकेले मैनेज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन बात मेरे करियर की थी, जिसको मुझे सफल बनाना था। और वैसे भी माँ, पिताजी और दादाजी का एक ही तो सपना था हमेशा से, कि वह लोग मुझे एक सरकारी नौकरी के साथ देखें। दरअसल मैं अपने पिताजी की इकलौती संतान था और दादाजी का इकलौता पोता, इसलिए सब लोगों को मुझसे ही उम्मीद थी। खैर, मैं मन लगाकर पढ़ाई करने लगा और अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही पापा मुझे घर के लिए लेने आ गए और मैं घर पर चला गया। अब तो मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए दिल्ली भेजने का विचार किया गया, लेकिन मैंने पिताजी से कहा कि देहरादून में भी बहुत अच्छा सेंटर है जहाँ पर मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकता हूँ, और वैसे भी इतने सालों से वहाँ रहता आ रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तभी पिताजी कहने लगे कि ठीक है बेटा, जहाँ तुम्हें ठीक लगे वहाँ पर पढ़ाई करो, लेकिन जितना मन लगाकर पढ़ोगे उतना ही तुम्हारे लिए फ़ायदा होगा। मैंने पिताजी से कहा कि हाँ हाँ पिताजी, मैं कभी भी कोई गलत काम नहीं करूँगा, हमेशा आपका नाम रोशन ही करूँगा। तभी पिताजी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। आए भी क्यों ना, क्योंकि किस बाप के चेहरे पर मुस्कान नहीं आती जब उनका बेटा इतनी अच्छी और संस्कारी बातें करे। तभी वहाँ दादाजी आ जाते हैं और मेरी पीठ थपथपाते हुए कहते हैं कि हाँ, तुमने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया, तुम्हारा ग्रेजुएशन का रिजल्ट देखा हमने, काफ़ी अच्छे नंबरों से तुमने ग्रेजुएशन की है, इसी तरह मन लगाकर पढ़ाई करते रहो। तभी फ़ोन की रिंग बजती है। मैंने फ़ोन उठाया तो देखा कि मेरे दोस्त कपिल का फ़ोन था। उसका आज जन्मदिन था। वह मुझे डांटने लगा कि सब लोगों ने मुझे विश कर दिया, लेकिन तू मेरा बचपन का दोस्त है, लेकिन तूने एक बार भी मुझे विश नहीं किया। मैंने कहा कि मुझे माफ़ कर दे यार, मेरे दिमाग से ही निकल गया था। दरअसल मैं आज देहरादून से आया था तो सब लोगों के बीच बातों में कब मेरा ध्यान भटक गया मुझे पता ही नहीं चला। खैर, अब उसे मैंने विश नहीं किया तो उसे मानना तो था ही। मैंने पिताजी और दादाजी से कहा कि कुछ पैसे दे दीजिए, मैं कपिल के लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट लेने जा रहा हूँ और शाम को उसके जन्मदिन पार्टी में भी जाना है। तभी पिताजी ने पैसे निकाले और मेरे हाथ में थमा दिए।
तभी मैं बाइक लेकर कोई अच्छा सा गिफ्ट लाने निकल गया और सीधा कपिल के घर पहुंच गया। कपिल तो वैसे भी मुंह फुलाए बैठा था। मैंने जैसे तैसे कपिल को मनाया और उसके घर चाय नाश्ता किया, उसे गिफ्ट दे दिया, फिर शाम तक वहीं पर रुका रहा और उसके साथ ढेर सारी बातें की। शाम को उसका केक कट करने के बाद और सभी दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय करने के बाद मैं घर पर आ जाता हूँ। लेट नाइट आने की वजह से सब लोग खाना खाकर सो चुके थे और मैं भी सीधा पानी पीकर अपने कमरे में ही जा रहा था। तभी मैं देखता हूँ कि दादाजी के कमरे का दरवाज़ा खुलता है और वह अपने कमरे से निकलकर सीधा गार्डन की तरफ जा रहे होते हैं। मैंने दादाजी को आवाज़ लगाई, लेकिन शायद उन्होंने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। मैंने सोचा कि ऐसे ही नींद ना आने की वजह से बाहर टहलने जा रहे होंगे, इसीलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वह गार्डन में चले गए और मैं सोने के लिए। देर रात तक पार्टी में रहने की वजह से सुबह मैं देर तक सोता रहा और उठकर नहा धोकर फिर मैं देहरादून की बातों में लग गया और माँ को अपनी सारी जर्नी बताई। खैर, रात को मैं पढ़ाई करते करते ऐसे ही बैठा था कि मुझे फिर से दादाजी के कमरे खुलने की आवाज़ आती है। तभी मैं झट से अपने कमरे से बाहर निकलता हूँ। मुझे बाहर देखकर दादाजी भी एकदम से घबरा जाते हैं और वह कहते हैं कि क्या हुआ बेटा रोहन, तू अभी तक सोया नहीं? तभी मैंने कहा कि नहीं दादाजी, मैं तो पढ़ाई कर रहा था, लेकिन आप क्यों नहीं सोए? कल रात जब मैं कपिल के घर से आया था तब भी आप कहीं बाहर जा रहे थे। क्या हुआ दादाजी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तब दादाजी कहने लगे कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है रोहन बेटा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। वह दरअसल क्या है कि थोड़ी देर नींद ना आने की वजह से मैं बाहर की हवा खाने के लिए चला जाता हूँ। फिर मैंने कहा कि ठीक है दादाजी, हम दोनों ही चलते हैं, इसी बहाने हम दोनों बातें भी कर लेंगे और मुझे भी जरा नींद ही नहीं आ रही है, इसलिए हम दोनों टहल भी लेंगे। तभी दादाजी ने मेरी बात काटते हुए कहा कि नहीं, तू देर रात तक पढ़ाई कर रहा है, इसलिए अभी जाकर सो जा, मैं घुमाऊंगा। और इस उम्र में भी तुझे नींद नहीं आएगी तो फिर आएगी कब? खैर, मुझे प्यार भरी डांटते हुए दादाजी बाहर की तरफ चले गए और मैं अपने कमरे में। मुझे दादाजी की बातें कुछ अजीब सी लग रही थीं, क्योंकि आज से पहले दादाजी ने कभी मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया था। अक्सर वह कहीं भी बाहर टहलने या घूमने जाते तो मुझे साथ में लेकर जाते थे। वह चाहे दिन का समय हो या रात का, हमेशा अपने साथ मुझे लेकर जाते थे और हम दोनों खूब सारी बातें करते थे। एक दोस्त की भांति ही दादाजी मेरे साथ अपनी बातें शेयर करते और अपने ज़माने की सारी बातें बताते थे। लेकिन आज दादाजी ने मुझे मना कर दिया। मुझे इसके पीछे कुछ गड़बड़ लगी, लेकिन तभी मेरे मन ने कहा कि ऐसे ही बोल दिया होगा। दादाजी ने सोचा होगा कि पढ़ाई करता है देर रात तक और अभी टहलने में लग जाएगा तो सुबह लेट तक नहीं उठेगा, जिसकी वजह से इसका दिमाग सही नहीं रहेगा, इसलिए दादा ने मना कर दिया होगा। खैर, मैं इसी बातों को सोचते सोचते सो गया और मेरी कब आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। ऐसे ही दिन निकलते गए। अब तो दादाजी का रोजाना का काम हो गया था। वो रात को सब लोग सो जाने के बाद गार्डन की तरफ जाते। अब तो मुझे दादाजी पर बहुत अजीब सा शक भी होने लगा था कि दादाजी को ऐसे रोजाना ही नींद की समस्या कैसे हो सकती है। मैंने एक दिन पापा से पूछा कि पापा, दरअसल दादाजी रात को सो नहीं पाते हैं, तो क्या आप उन्हें नींद की दवाई दिलवा लेंगे? तभी पापा कहने लगे कि बेटा, कुछ दिन पहले ही तुम्हारे दादाजी का चेकअप करवा कर लाया हूँ और डॉक्टर ने उन्हें नींद की दवाइयाँ सजेशन की हैं, जिसकी वजह से वह शाम को खाना खाते ही दवाई ले लेते हैं और मैं खुद अपने हाथों से उन्हें दवाई देता हूँ, लेकिन फिर भी उन्हें नींद नहीं आती। ऐसा कैसे हो सकता है? खैर, तुम फिक्र मत करो, जब पिताजी अनाथ आश्रम से आ जाएंगे तो हम लोग उनसे पूछ लेंगे। इतने में दादाजी आ गए। तभी दादाजी से पिताजी पूछने लगे कि इतने में पिताजी का फ़ोन आ जाता है और वह फ़ोन में व्यस्त हो जाते हैं। खैर, ऐसे ही रात का खाना खाने के बाद सब लोग सो गए, लेकिन मुझे तो सिर्फ यही चिंता खाए जा रही थी कि आखिर दादाजी को किस चीज़ की परेशानी तो नहीं है जो वह हमें बताना नहीं चाहते। इसीलिए मैंने दादाजी का पीछा करने की सोची और मैंने जब खिड़की से बाहर जाकर देखा
तो दादाजी गार्डन में जाकर एक जगह से कुछ मिट्टी निकाल रहे थे और काफ़ी सारी जगह खोदने के बाद वह एक लाल रंग की उसमें से पोटली निकालते हैं। तभी ऐसे चोरों की भांति इधर उधर देखते हुए घर के अंदर आते हैं। मैं वही बने एक पिलर के पीछे छुपकर खड़ा हो गया और सारा नज़ारा देखता रहा। दादाजी उस पोटली को लेकर अंदर आते हैं और अपना कमरा बंद कर देते हैं। उन्हें कमरे में गए जब थोड़ी ही देर होती है तो उनके कमरे से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, मानो उन्हें कोई पीट रहा हो या वह किसी तकलीफ में हो। मैं दौड़कर दादाजी के कमरे के पास गया और दरवाज़ा खुलवाने ही वाला था कि उनकी आवाज़ें बंद हो गईं। अब तो मेरे समझ से बाहर हो गया था कि आखिर दादाजी कर क्या रहे हैं और उस पोटली का राज क्या है। मैंने दादाजी से पूछना चाहा, लेकिन मैंने सोचा कि अभी नहीं, कल सवेरे पूछता हूँ। और दूसरे दिन सवेरे जब मैंने पूछा तो दादाजी ने कोई ना कोई बहाना बनाकर बात को टाल दिया। ऐसे ही दूसरे दिन भी रात का समय हुआ। जब सब लोग सो गए तो दादाजी गार्डन की तरफ चले गए। मैं भी दादाजी का पीछा करने लगा और फिर वही बात दोहराते हुए दादाजी ने जमीन खोदी और वहां से पोटली निकाली और अपने कमरे में आ गए। अब तो मुझे पूरी रात फिक्र के मारे नींद नहीं आ रही थी। सिर्फ यही सोच सोच कर बुरा हाल हो रहा था कि आखिर दादाजी कर क्या रहे हैं। आज से पहले उन्होंने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की थी, लेकिन अब यह ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरी तो घबराहट के मारे जान निकली जा रही थी। तभी मैं सोने की तैयारी करने लगा। वह समय लगभग सुबह 4 बजे का होने को चला था। तभी दादाजी के कमरे की खुलने की आवाज़ फिर से दोबारा आती है। मैं झट से कमरे से बाहर निकल जाता हूँ और वहीं छुपकर देखने लगता हूँ तो दादाजी के हाथ में वही पोटली होती है और वह बाहर गार्डन की तरफ जाते हैं। मैं उनका पीछा करते हुए वहाँ जाकर देखता हूँ तो वह उस पोटली को वापस उसी जगह पर छुपा कर रख देते हैं और उसके ऊपर मिट्टी डालकर फिर उसी तरह चोरों की भांति घर के अंदर आते हैं। खैर, अब तो मुझे यह पोटली वाला राज जानना ही था कि आखिर पोटली में था क्या, जो दादाजी रात को उसे अपने कमरे में लाते हैं और सवेरा होने से पहले ही उसे वहीं पर जाकर वापस गाड़ देते हैं। इसी बात का पता लगाने के लिए मैंने एक दिन विचार किया कि क्यों ना मैं उस जगह को खोदकर उस पोटली को बाहर निकाल कर देखूं कि उसके अंदर है क्या। तभी मेरे मन में विचार आता है कि पता नहीं ऐसा क्या होगा और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। दादाजी के बिना परमिशन के मुझे उस पोटली को नहीं निकालना चाहिए। खैर, मैंने सोचा कि अगर मैंने यह पता नहीं किया तो मुझे कभी पता नहीं चलेगा कि दादाजी आखिर कर क्या रहे हैं और उनको कोई परेशानी तो नहीं है। खैर, इसी बात का पता लगाने के लिए मैंने एक दिन सोचा कि क्यों ना उनके कमरे में छुपकर बैठ जाऊं और पता करूं कि वह उस पोटली का लेकर कमरे के अंदर करते क्या हैं। तभी मैं रात का खाना खाने के बाद उनके कमरे में बने एक कोने में छुपकर बैठ गया। जब दादाजी गार्डन में वह पोटली लाने के लिए गए थे तो उसी समय मैं गया और वहां पर छुपकर बैठ गया। खैर, कुछ देर बाद जब दादाजी अंदर आए तो उन्होंने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया और फिर जब उन्होंने उस पोटली को खोला तो वह देखकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मैंने देखा कि दादाजी उस पोटली से कुछ चूड़ियाँ निकालते हैं और उन्हें अपने कलेजे से लगा लेते हैं। मुझे दादाजी की ऐसी हालत देखी नहीं गई और मैं झट से बाहर आ गया। मुझे वहाँ ऐसे देखकर दादाजी घबरा गए। मैंने जैसे तैसे उन्हें संभाला और पूछा कि क्या बात है दादाजी, और ये चूड़ियाँ किसकी हैं। तभी वो कहने लगे कि बेटा, ये चूड़ियाँ तुम्हारी दादी की हैं। दरअसल जिस दिन वो गुजरी थी उस दिन उसने ये चूड़ी पहन रखी थी। कहते हैं कि मृत के डाली कोई वस्तु घर में नहीं रखी जाती, इसी वजह से मैं इन्हें गार्डन में दबा कर रखता था और हर रात मुझे अकेलापन और तुम्हारी दादी की कमी महसूस होती थी। इसी वजह से मैं इन चूड़ियों को लाकर रोकर अपना मन हल्का कर लेता था। अब तो मेरे आंसू भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मुझे बहुत दुख हो रहा था कि बेचारे दादाजी इतने दिनों से इस तरह घुट कर जी रहे थे। उन्हें भी दादी की कमी खलती थी। हम इस चीज़ को कभी समझ भी नहीं पाए। खैर, मैंने दादाजी को गले से लगा लिया और उनकी भरी आंखों से आंसू पोंछने लगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और
आपके दाहिनी तरफ एक बेल आइकन बना हुआ है घंटी जैसा, उसको क्लिक करके ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी सारी स्टोरीज सबसे पहले आपके चैनल पे उपलब्ध हों। और दोस्तों, हमारे चैनल की कहानी अगर आपको चैनल बना के यूज़ करनी है तो हमारे दिए हुए ईमेल पे कांटेक्ट करें। मिलते हैं अगली कहानी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, आबाद रहिए।